chromosomes and DNA. We have also studied about Mendelian imaginary unit of inheritance which he named factors. यानी जो अपने पिछले क्लासेस है उनमें हम मेंडल्स के बारे में और मेंडल के एक इमेजिनरी फैक्टर के बारे में तो पढ़ चुके हैं जिसे उसने एक्चुअली फैक्टर का ही नाम दिया था। आज हम जानते हैं कि उस फैक्टर्स को एक्चुअली हम जीन कहते हैं। So in this chapter we will study about the reality of Mendelian factor and its relation with chromosomes। यानी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जीन्स के बारे में या डीएनए के बारे में और मज़ीद ये कि क्रोमोसोम्स के बारे में। As we have studied in our previous classes that the nucleus of a cell contain a network of chromatin material। जी हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर स्पेशली फर्स्ट ईयर के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर एक धागों का जाल मौजूद होता है जिसे एक्चुअली क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ डाई दिस मटेरियल बिकम डार्कली स्टेन टू मेड इट प्रोमिनेंट। और जब हम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद इन धागों के जाल को किसी स्टेन के अंदर किसी डाई के अंदर डालते हैं यानी किसी कलर के अंदर डालते हैं तो ये धागे जो हैं उससे रंग जाते हैं और रंगदार होकर मज़ीद वाज़े हो जाते हैं। दिस क्रोमेटिन मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस टू फॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। देखो जब सेल डिवीजन का वक्त आता है उस वक्त यही क्रोमेटिन नेटवर्क मज़ीद कंडेंस हो जाता है यानी अलग अलग हो जाते हैं। जो धागों का बारीक जाल है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली ये प्रोफेज की स्टेज है, अर्ली प्रोफेज। यहाँ पर देखिए क्रोमेटिन नेटवर्क है और धीरे धीरे अर्ली से लेट प्रोफेज की तरफ जाते हुए ये जो धागे हैं क्रोमेटिन नेटवर्क के ये थोड़े से थिक होते जा रहे हैं। और यहाँ पर मज़ीद जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ एक्चुअली मेटाफेज में हमें वाज़े तौर पर ये अलग अलग क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं। तो यही क्रोमेटिन नेटवर्क एक्चुअली क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है लेकिन वहाँ ये क्रोमोसोम्स बहुत ही थिन फाइबर्स की सूरत में मौजूद है और सेल डिवीजन के दौरान ये थिक होकर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है और क्रोमोसोम्स के अंदर जो सबसे इनिशियल थ्योरी है वो एक्चुअली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। और ये थ्योरी एक्चुअली सबसे पहले एक साइंटिस्ट सटन ने 1902 में एक्चुअली फॉर्मुलेट की थी और इस थ्योरी के मुताबिक इट स्टेट्स दैट द जीन्स आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम्स विच इनहेरिट थ्रू क्रोमोसोम्स ऑफ गैमेट सेल्स। सो क्रोमोसोम्स एक्ट एज कैरियर ऑफ हेरिडिटी। यानी इस थ्योरी के मुताबिक जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हीं के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स के साथ ही गैमेट सेल्स के अंदर मुंतकिल होते हैं यानी जो गैमेट है उसके ज़रिए न्यू जनरेशन में मुंतकिल होते हैं। तो इसके मुताबिक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि क्रोमोसोम्स ही एक्चुअली हेरिडिटी कैरियर्स होते हैं। और इस थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पर उस दौर के बहुत से साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को एक्चुअली सही माना था। तो उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है क्रोमोसोमल थ्योरी है ऑफ हेरिडिटी के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें से नंबर 1 पर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द इनिशियल यूनियन ऑफ ओनली 2 सेल्स। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें हम जानते हैं कि 2 गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं। वो 2 गैमेट क्या हैं? फीमेल के एग और मेल का स्पर्म। If Mendel's model is correct, then these 2 gametes must make equal hereditary contribution। अब अगर हम मेंडल को सही मानते हैं तो मेंडल के मुताबिक जो दोनों गैमेट हैं उनकी जो विरासती मादा या हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यानी जितना एक्चुअली स्पर्म देगा उतना ही एग देगा। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर Sperms, however, contain little cytoplasm. Therefore, considered that the hereditary material must reside within the nucleus of gamete। यहाँ पर एक्चुअली देखो स्पर्म का साइज देखो, स्पर्म बहुत छोटा सा होता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म की मिकदार एग सेल के मुकाबले में बहुत कम होती है।
जबकि एक सेल बड़ा होता है और इसमें साइटोप्लाज्म की मिकदार ज़्यादा होती है। तो ये तो साबित हो गया कि अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन है तो साइटोप्लाज्म में तो हेरिडिटरी मटेरियल है नहीं, क्योंकि इन साइटोप्लाज्म की मिकदार ही इक्वल नहीं है। तो यकीनी तौर पर जो मटेरियल है हेरिडिटरी वो यकीनन न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि न्यूक्लियस इन दोनों के अंदर बिल्कुल बराबर मौजूद है और न्यूक्लियर मटेरियल में क्रोमोसोम्स भी बिल्कुल इक्वल मौजूद है। तो फर्स्ट इसका ये था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी का कि यकीनी तौर पर जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो न्यूक्लियस में मौजूद है। नंबर 2 पर है उसका पॉइंट, एक्चुअली क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मेयोसिस इन अ मैनर सिमिलर टू द मेंडेलियन फैक्टर। सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि जो एक्चुअली क्रोमोसोम्स हैं वो आज़ादाना तौर पर और एक दूसरे से अलग होंगे। तो जब हम मेयोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स को अलग होते हुए देखते हैं तो बिल्कुल वो आज़ादाना तौर पर एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं और आधे आधे अपने न्यू बनने वाले जो गैमेट सेल्स हैं उनके अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ पर आप मेयोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स की अलहदगी है उन्हें देख सकते हो। ये बिल्कुल मेंडेलियन मैनर्स के मुताबिक ही हो रही है। इसलिए क्रोमोसोमल ऑफ थ्योरी ऑफ हेरिडिटी ने कहा कि यानी सटन ने कहा कि यकीनी तौर पर क्रोमोसोम्स ही वो हैं कि जो नई नस्ल में हेरिडिटरी मटेरियल को पहुंचा रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट था इनका, गैमेट्स हैव 1 कॉपी ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बिल्कुल सही बात है कि मेयोसिस के दौरान जो नए बनने वाले सेल्स हैं उनमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एक ही कॉपी जाती है। ठीक, तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैज़ 2 कॉपीज़, यानी अगर हम डिप्लॉयड इंडिविजुअल को एक्चुअली हम खुद को ले लें तो हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने मौजूद हैं? एक्चुअली 46। हम क्या हैं? डिप्लॉयड, एक्स एक्स या एक्स वाई। एक्स एक्स है तो फीमेल, एक्स वाई है तो मेल, यानी कि हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 हैं। Whereas in Mendelian models, gametes have 1 copy of the factor, while diploid individual has 2 copies. हम डिप्लॉयड है, हमारे अंदर 2 कॉपीज़ हैं, लेकिन जो बनने वाला गैमेट है वो या तो X होगा या फिर Y होगा। यानी ये जो डिप्लॉयड है इनमें बनने वाले गैमेट एक्चुअली 23 रखेंगे क्रोमोसोम्स को, या फिर यहाँ पर भी 23 रखेंगे, यानी जो इंडिविजुअल है वो अगर फीमेल है तो वो एक्स एक्स यानी डिप्लॉयड होगा, जबकि जो गैमेट है वो एक्स होगा। और इसी तरह से जो मेल्स हैं उनके अंदर जो इंडिविजुअल है वो एक्स वाई होगा, जबकि मेल से बनने वाले गैमेट या तो एक्स होंगे या फिर वाई होंगे। नंबर 4 पॉइंट है एक्चुअली ड्यूरिंग मेयोसिस। अगर हम मेयोसिस पर तवज्जो करें तो ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ओरिएंट्स ऑन द मेटाफेज प्लेट। यस, तो यहाँ पर देखिए कि मेयोसिस 1 के अंदर क्रोमोसोम्स का हर जोड़ा कहाँ सेट हो गया? मेटाफेज प्लेट पर सेट हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पेयर। और दूसरे जोड़े से आज़ादाना तौर पर सेट है। यानी यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स खींचेंगे और दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, उनका दूसरे वाले से कोई एक्चुअली लिंक नहीं है, वो आज़ादाना तौर पर अपनी तरतीब के अंदर सेट हुए हैं। दस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर लाइक फैक्टर्स ऑफ असॉर्टेड एज एक्सप्लेन बाय मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, इस थ्योरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक्चुअली मेंडल्स के जो लॉ है यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ड्यूरिंग मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर अलग होते हैं और अपने अपने मुकाम पर पहुंचते हैं। और मेंडल के फैक्टर्स में मेंडल ने भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ में कुछ ऐसा ही बताया था। तो ये जो थ्योरी थी एक्चुअली ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने सही मानी, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही फैटल ऑब्जेक्शन क्या था
वो ये सवाल था कि वाई इज इट दैट द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट assert independently of one another in a given type of organism is often greater in number of chromosomes pairs that the organism possesses। यानी अगर क्रोमोसोम ही खुद हेरिडिटरी यूनिट है तो फिर क्रोमोसोम्स के नंबर इंडिविजुअल्स में इतने कम क्यों होते हैं, जबकि उसी इंडिविजुअल में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 हैं, लेकिन हमारे अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो 46 नहीं है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो लातादाद हैं। तो इसलिए इस थ्योरी पर ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था। दिस सीम्ड अ फटल ऑब्जेक्शन एंड इट लेड मैनी अर्ली रिसर्चर्स हैव सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट सटन्स थ्योरी। तो इस एक ऑब्जेक्शन की वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्रोमोसोम हेरिडिटरी यूनिट हो।